हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे। जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाओ। वेलकम टू फॉरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी चैनल। एंड आज हम लोग जो है आगे के 10170 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। एनएफएटी एनएफएसयू के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो आप लोग साथ साथ में बने रहना और आंसर्स करते रहना चैट बॉक्स में। स्टार्ट करते हैं, देखो। और अगर आपको नोट्स और क्विजेस का एक्सेस चाहिए तो आप क्रेयॉन्स ऐप जो है उस पर जाके फोरेंसिक साइंस द प्रियांशी जो क्लब है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ये सारा एक्सेस मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आज के लिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल विथ n इक्वल टू 3। देखो ये बोल रहा है सिंपल n इज इक्वल टू 3 अगर है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट किए जा सकते हैं। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू 3 में 3s भी होगा, है ना, 3p भी होगा और 3d भी होगा। ये तीनों ही होंगे सब शेल्स इसके अंदर। 3s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे, तो आंसर इज 2 आ पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर एक ही सब शेल होता है, ऑर्बिटल एक ही होता है उसके अंदर। 3p के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर दो, इसके अंदर दो, इसके अंदर दो, तो इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 फिल हो सकते हैं। ये 2 हो गया प्लस ये 6 हो गया। अब बात करते हैं 3d की। तो 3d में देखो कितने फिल हो सकते हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो पाएंगे, है ना, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो पाएंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 3 के लिए वो कितने हो जाएंगे, 6 + 2 8 + 10 18। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, बी, विच इज 18। ओके, अब आपने सही आंसर दिया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ट्रिक भी होती है इसको डायरेक्ट करने की। आप चाहो तो 2 × n² का यूज कर सकते हो, है ना। 2 × n² का यूज कर सकते हो। इससे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं पुट करूंगा तो 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 × 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन बेटर है कि आप इससे सॉल्व करके निकालो, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, NH3 क्या है, लुइस एसिड, लुइस बेस, एम्फोटेरिक, या फिर नन ऑफ द अबव। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ ताकि लैग ना हो। हम्म तो बताओ भाई फटाफट से, लुइस एसिड क्या है, एसिड है, बेस है, सॉरी NH3 क्या है, लुइस एसिड, बेस, एम्फोटेरिक, क्या मॉलिक्यूल है वो। तो सिंपल सा आंसर है अमोनिया। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि डोनेशन के लिए काम आ सकता है, तो ये एक लुइस बेस का एग्जांपल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम ए टू पी द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट वर फाउंड टू फॉलो द इक्वेशन log k इज इक्वल टू दिस एंड द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के बताओ। तो देखो अरहीनियस इक्वेशन जो होती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमको पूछा हुआ है। हमको पता है अरहीनियस इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यही होती है अरहीनियस इक्वेशन। इसका ना एक हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, लॉग लेने के बाद क्या वैल्यू आएगी, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाय आर टी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये इक्वेशन एक्चुअली इसी के कोरस्पॉन्डिंग इन्होंने बनाई हुई है। देखो यहाँ पर भी इन्होंने लॉग के की वैल्यू दी हुई है, लॉग के इज इक्वल टू -2001/t + 6। तो यहाँ पे हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ लिखता हूँ तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, -2000 उधर आ जाएगा। ठीक है, इधर 6 लिख के प्लस -2000 × 1/t, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो लॉग ए की जगह वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी क्या वैल्यू है, ई ए बाय आर टी की जो वैल्यू है वो -2000/1 से हमको कंपेयर करनी है। तो
1/t से तो 1/t कंपेयर हो गया, अब माइनस EA/R करूंगा इज इक्वल्स टू -2000। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही आर की वैल्यू जो है उसको प्लॉट पुट करोगे, आर की वैल्यू 8.314, तो आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाओगे। जो भी वैल्यू होगी एक्टिवेशन एनर्जी की वो यहाँ से आप निकाल लोगे। एक और उसमें क्या पूछा था, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अच्छा, ए की वैल्यू, हाँ तो लॉग ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, लॉग ए की वैल्यू 6 आ गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको जब एंटी लॉग करोगे, इसको जब आप एंटी लॉग करके सॉल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू 10⁻6 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर क्या है, ए की वैल्यू तो 10⁻6 है, 6 नहीं है, 6 लॉग ए की वैल्यू है, उसमें पूछिए ए की वैल्यू। 10⁻6 है, 10⁻6 है, ठीक है। फिर जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो जो भी करेक्ट आंसर आएगा आप न्यूमेरिकली सॉल्व करके देख लेना, आई थिंक डी आ जाएगा बिल्कुल, 38.3 आ जाएगी उसकी वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच एल्केन इज प्रोड्यूस व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, आप लोग भी साथ साथ में उत्तर दे देंगे। देखो डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, एक कोई भी एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया जाता है कुछ इस तरीके से, उसको सोडा लाइम में हीट किया जाता है। ठीक है, सोडा लाइम, NaNH2। जैसे आप इसको हीट करोगे ना, ये पूरा मॉलिक्यूल इस तरीके से टूट जाता है और CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो एक कार्बन कम हो जाता है जितने भी टोटल कार्बन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में होंगे। यहाँ पर दो थे तो रिएक्ट अपना जो प्रोडक्ट था उसमें एक ही बचा। ऐसे ही ये बोल रहा है ब्यूटेनोइक एसिड को जब हीट करेंगे, मतलब उसके सोडियम सॉल्ट को, तो क्या होगा, तो देखो ब्यूटेन से एक कार्बन कम होके क्या बनता है, प्रोपेन, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा अपना वो क्या होगा, प्रोपेन होगा कुछ इस तरीके से। तो देखो मिथ इथ प्रॉप, ये प्रोपेन हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। पता चला आप लोग ब्यूटेन कर दिए, ब्यूटेन गलत आंसर होगा क्योंकि एक कार्बन कम होता है यहाँ से। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुरंत से पहले आप लोग चैट बॉक्स में उत्तर दे दोगे। बताओ भाई कौन सा होगा इसमें से एरोमेटिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्साइलामाइन, साइक्लोहेक्सेनॉल, थायोफीन या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। देखो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर पाई कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होता है। अगर आप साइक्लोहेक्साइलामाइन को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इसके अंदर कोई भी कॉन्जुगेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो ये तो गया। ऐसे ही साइक्लोहेक्सेनॉल को देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, इसके अंदर भी कोई भी कॉन्जुगेशन है नहीं है, तो ये भी गया। अब बचे थायोफिन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन जो होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, अपनी फ्यूरैन रिंग जो होती है वो ये होती है, दिस इज फ्यूरैन। और इसमें से अगर आप दोनों डबल बॉन्ड हटा दो तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, जिसको THF भी बोला जाता है। ये एरोमेटिक है पर ये एरोमेटिक नहीं है, THF इज नॉट एरोमेटिक। ओके, तो THF गया, बचा क्या अपना थायोफीन। थायोफीन क्या होता है, कुछ इस तरीके से। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं ये सारे, जिनमें साइकिल मतलब जो 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है उसके अंदर एक हेटेरो एटम आता है, कार्बन को छोड़ के कोई भी एटम। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम इन XeOF4। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो XeOF4 का पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, क्या होगा कुछ इस तरीके से, है ना। इसकी ज्योमेट्री शेप वगैरह क्या होगी ये भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, क्या होगी इसकी ज्योमेट्री और कितने लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम पे। तो लोन पेयर तो आपको दिख ही रहा होगा, एक ही होगा। जीनॉन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स लाता है, तो 1 2 चले गए, 3 4 चले गए, 5 6 चले गए, 6 8 का एक लोन पेयर बन गया। ठीक है, और इसका शेप क्या होगा, इसका शेप होगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, ये एक स्क्वायर बनता है और ऊपर की तरफ पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर है। तो पूछा क्या था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, XeO2F2 का शेप क्या होगा, XeO2F2, है ना। तो बता दो भाई क्या होगा XeO2F2 का, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, F, F, 1 2 3 4 5 6 और एक लोन पेयर। तो कितना, अच्छा ये इस तरीके से कुछ एग्जिस्ट करता होगा, देखो फ्लोरीन फ्लोरीन, डबल बॉन्ड O,
डबल बॉन्ड O, और अपना जो लोन पेयर है वो यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सी ज्योमेट्री हो गई? ये हो गई सी सॉ शेप, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी हो जाएगा, सी सॉ शेप। अगला क्वेश्चन, अच्छा आयुपैक नेम पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है। NiNH3 का होल 4 और NiCl4। तो देखो, हमको पहले इसमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है कैटायनिक है और कौन सा एनायनिक है। तो देखो, NiCl4, Cl माइनस होता है तो यहाँ पर Ni+4 में है। और इधर की तरफ, अच्छा Ni+2 में ही रहता है जनरली, तो इधर से हम लोग को पता लग जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो कितना रहा होगा, -2। और इधर क्योंकि अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो इस कॉम्प्लेक्स पे जो टोटल चार्ज रहा होगा वो +2 का रहा होगा। अब हमको नोमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो करने हैं और सिंपल से यहाँ पर आंसर निकाल देना है। देखो, निकलेट के आगे जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों ही केसेस में +2 है ना। तो निकलेट के आगे जीरो तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म्ड है। इसके बाद टेट्रामीन निकल है, टेट्रामीन निकल है, टेट्रा क्लोरो निकल है, ठीक है। आप लोग रूल फॉलो करके सिंपली निकाल पाओगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा ये, टेट्रामीन निकल 2 एंड टेट्रा क्लोरो निकलेट 2। अगला क्या बोल रहा है? द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इन बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ CrCO का होल 6। बोल रहा है CrCO का होल 6 जो है, इसके लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो निकाल के बता दो कितनी आएगी, आसान सा क्वेश्चन है। Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर जीरो है, इतना ध्यान रख लेना। तो क्रोमियम जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है? बताओ भाई, 4s2 3d4, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? 4s1 3d5 में। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ गया है ना, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? पेयर करवा देगा, और पेयरिंग के बाद इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड नहीं बचेगा, तो इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। देखो कैसे पेयर हो जाएगा ये। पहले तो ये S वाले इलेक्ट्रॉन पूरे पेयर हो जाएंगे, 4s2। उसके बाद ये D5 बचेगा, D5 में से एक तो हट गया तो D4 बचेगा। D4 में कुछ इस तरीके से ये पेयर हो जाएगा, फिर आगे जो भी हाइब्रिडाइजेशन होगी D2s3 हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये सिंपल एक प्रोटेक्शन टाइप की रिएक्शन है। इसमें अपना जो हेमी एसिटल टाइप का मोइटी है ना, वो फॉर्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर उसको हम एसिटल बोलेंगे। ये होता है कुछ इस तरीके से, CH2R, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोटेक्शन हो जाती है यहाँ पर डबल बॉन्ड की। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटल, ठीक है। चलो, अगला क्या बोल रहा है? रिएक्शन बाय विच बेंजाल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इनमें से कौन सी रिएक्शन है जिससे बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता? तो देखो, COCl के साथ H2 और PDBSO4 रोजनमुंड रिएक्शन बेंजाल्डिहाइड बना देगी, तो ये गलत होगी। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड हमको बताना है। CO+HCl की प्रेजेंस में बिल्कुल ये भी बेंजाल्डिहाइड बना देता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला लास्ट देख लो, ईटार्ड रिएक्शन का कंडीशन दे रखा है, ये भी बेंजाल्डिहाइड बनाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। COOH के साथ जब जिंक, मर्क्यूरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लेते हैं, तो ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है कंप्लीटली, ठीक है। चलो, अगला क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग डाइसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है और बोला है कि इसके अंदर जो ए रिंग है और इसके अंदर जो बी रिंग है, उन दोनों के बारे में बताओ कि ये कौन सी टाइप की रिंग है। तो मैंने आपको लाइव लेक्चर्स में भी ये बताया हुआ है थोड़ा बहुत, कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसको बोला जाता है, जिसके अंदर एक ऑक्सीजन है, उसको बोला जाता है पायरेन रिंग। और जो 5 मेंबर्ड रिंग के साथ ऑक्सीजन होता है उसको बोला जाता है फ्यूरेन रिंग, है ना। तो ये जो बी है, इस रिंग का नाम होता है फ्यूरेनोज, क्योंकि शुगर टाइप की मोइटी है। और जो ए रिंग है, इसका नाम क्या होता है? पायरेनोज। तो अब हम आधे आंसर तो यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। देखो, रिंग ए पायरेनोज है, बिल्कुल है। रिंग ए फ्यूरेनोज है, नहीं है। और रिंग बी फ्यूरेनोज है, बिल्कुल है। रिंग बी पायरेनोज है, बिल्कुल नहीं है। तो अब या तो ए आंसर हो सकता है या सी आंसर हो सकता है।
अब रिंग ए इज पायरेनोज विथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर रिंग बी इज पायरेनोज विथ अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब दोनों में ही अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बट एक्चुअली किस कौन से में अल्फा बना हुआ है ये हमको चेक करना है। तो अल्फा और बीटा शुगर्स आप लोगों को पता होगी, उस बेसिस पे आप लोगों के आंसर आंसर जो है आसानी से कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी कार्बोहाइड्रेट से दिया हुआ है, द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट, ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो देखो, 6 मेंबर्ड रिंग तो आपको मिली हुई है, इसका मतलब हेक्सोज ही है, हेक्सोज है, एक्सोज है। ठीक है, ये कीटोज होगा या एल्डोज होगा, इसको हमको डिसाइड करने के लिए सिंपली यही सोच लेना है कि कीटोज शुगर बनने के लिए कीटोन ग्रुप का होना जरूरी है, और उसमें एक 5 मेंबर्ड रिंग मोर फिजिबल होती है। यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है तो ये पक्का ही है, एल्डो हेक्सोज ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी आयनाइजेबल होती है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों ही आयनाइजेबल है और दोनों ही नॉन आयनाइजेबल है। सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्नर ने एक थ्योरी दी थी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को समझाने के लिए, और उसने क्लियरली बोला था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वही आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोवेलेंटली बॉन्डेड होती है, वो आयनाइज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द एसिड, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वन क्या है, द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल इज हायर देन फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल विल हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ एज दे हैव वन नाइट्रो। देखो, सेकंड वाला तो बिल्कुल ही गलत है, और फर्स्ट वाला ठीक है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ नाइट्रोफिनोल की तो ज्यादा ही होगी फिनोल से बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, सी ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था। एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है, ये अपना लूकस टेस्ट के बेसिस पे है। अल्कोहल्स में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकस टेस्ट का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अपना टर्सरी अल्कोहल है वो सबसे फास्ट टर्बिडिटी दे देता है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़े टाइम में टर्बिडिटी देता है, और प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देता, वो टर्बिडिटी दे ही नहीं पाता। प्राइमरी डज नॉट गिव द टर्बिडिटी। तो देखो, ल्यूकस टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सिकोल डिस्टिंग, ओके, तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव, नो, प्राइमरी अल्कोहल्स मोस्ट रिएक्टिव नहीं होते, वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए स्टेटमेंट टू गलत हो गया। तो वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, डी जो है यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज द इनकरेक्ट मेथड टू प्रिपेयर फिनोल। फिनोल को बनाने के लिए इन सब में से गलत तरीका कौन सा है, या फिर लीस्ट एफिशिएंट तरीका कौन सा है। एनिलीन, NaNO2 डाला, डायाजोनियम सॉल्ट बन गया, वाटर डाला तो फिनोल बन गया। ए तो फिनोल बना देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। क्यूमीन ऑक्सीजन हाइड्रोपेरोक्साइड बना देगा, देन फिनोल बना देगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी फिनोल बना देगा। ओलियम SO2 जोड़ेगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करके यहाँ पर भी फिनोल बन जाता है। सी जो है वो इनकरेक्ट है। ये इस तरीके का अटैक जो है ना, बहुत ही हार्श कंडीशन में फेवरेबल होता है, वो STP में फेवर नहीं होता है। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों को मिक्स करोगे कुछ नहीं होगा, बैठा रहेगा वो एज सच। ठीक है, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर रिएक्शन होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स रिएक्ट्स, अच्छा ये तो वापस सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, लूकस रिएजेंट से इनमें से कौन सा अल्कोहल जो है तुरंत से पहले रिएक्ट कर लेगा। तो आपको पता है टर्शरी अल्कोहल जो है वो तुरंत से पहले रिएक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर ये तो टर्शरी नहीं है, ये भी नहीं है, ये टर्शरी है, तो 3 डिग्री वाला सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है देखो। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, आप लोग भी साथ साथ में करेक्ट आंसर देते रहेंगे। लिस्ट वन में दिया हुआ है साइनोहाइड्रीन एसिटल शिफ्ट बेस ऑक्साइम, और इधर इनके नाम दिए हुए हैं। देखो, साइनोहाइड्रीन बनता है HCN के न्यूक्लियोफिलिक अटैक से किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर, है ना। और शिफ्ट बेस बनता है किससे, अमाइन की रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। तो सी का तो हो जाएगा 2 और ए का हो जाएगा 4।
ए का 4 एक में ही है, सी का 2 भी इसमें है। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ से सिंपली ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, आर एम जी एक्स की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराई इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर, तो उसने वाई इंटरमीडिएट दिया। वाई को जब मैंने हाइड्रोलाइज किया तो एक एसिड बन गया। तो बताओ वाई क्या होगा यहाँ पर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी इंटरमीडिएट क्या पता पूछ लिया जाए गलती से। तो देखो, आर नेगेटिव एम जी एक्स, जैसे ही इसको आप CO2 पे डालते हो, है ना, जैसे ही आप इसको CO2 के ऊपर डालोगे, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो होगा क्या, अटैक करेगा, ओपन हो जाएगा, RCOO माइनस MgX, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें Mg+2 है और X माइनस है। ये ही है अपना क्या, Y। इस Y को जब आप फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे H3O+, तो ये MgX पूरा हटके RCOOH आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा, देखो A B C और D में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, RCO माइनस Mg2+ और X, ये वाला आंसर जो है अपना करेक्ट हो जाएगा, विच इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है उससे। द इनकरेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज बेंजाल्डिहाइड, देखो ये इनकरेक्ट मेथड पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है। बेंजोइल क्लोराइड H2PdBaSO4, ये तो रोजनमुंड रिएक्शन है, तो ये तो बेंजाल्डिहाइड दे देती है, तो ये अपना करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ये अपना एस्टर है, डाइबल एच एस्टर को रिड्यूस कर देता है और एल्डिहाइड बना देता है, तो ये भी अपना करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, है ना। फिर अगली रिएक्शन अगेन क्रोमिल क्लोराइड वाली इटार्ड रिएक्शन, ये भी बेंजाल्डिहाइड दे देते हो, ये भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ग्रिग्नार्ड का अटैक साइनों पे जब होता है तो सिंपली अमाइन या फिर इमीन टाइप तक रुक जाता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं करता। तो यहाँ से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर अगर हाइड्रोलिसिस हो जाएगी तो कीटोन बनेगा, ना कि एल्डिहाइड। ठीक है, देखो बता ही देता हूँ चलो। ये साइनो है, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे CH3- ने अटैक किया, तो बॉन्ड ओपन हो गया। जैसे ही बॉन्ड ओपन हुआ, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पर CH3 आके जुड़ जाएगा क्योंकि उसी ने अटैक किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो जो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, एसीटोफिनोन बनेगा, ना कि बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए ये करेक्ट मेथड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा जी, स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो देखो, एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता, बिल्कुल है करेक्ट, नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का सॉल्ट यूज किया जाता है, और एनिलीन क्या इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एक अलग टाइप का सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं दे सकता। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। एनिलीन को गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल करेक्ट है, नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है जो कि जनरली गैब्रियल से नहीं बनते। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, मैच करने हैं ए और बी को, कॉलम 1 को कॉलम 2 से। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से क्या बनते हैं, तो आंसर है अमाइंस बनते हैं। कोलबेज सिंथेसिस से क्या बनते हैं, विलियमसन से तो ईथर्स बनते हैं, तो विलियमसन का गया ईथर पे। तो देखो, सी का तो 2 होना चाहिए, सी का 2 ये रहा, सी का 2 ए और डी ऑप्शन में ही है। ठीक है, इसका मतलब बी और सी तो अपने आप ही गलत हो गए। अब ए का अपने आप इससे 3 हो गया, तो ए का 3 हमने मैच कर ही रखा था। उसके बाद डी का मैच कर लेते हैं, ईटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, बेंजाल्डिहाइड बनता है, तो डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 ये है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सिंपल है। अगला क्या बोल रहा है, द रिएजेंट आर, इसमें क्या होगा, ये एक सीक्वेंस दी हुई है रिएक्शन की, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन लिया हुआ है, इसमें डाई एजोटाइजेशन करा दिया पहले NNO2HCl,
इसने इसको डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसमें आर डाला तो ये जो डाईओजोनियम वाली मोइटी है ये कंप्लीटली हट गई और हाइड्रोजन आके ऐड हो गया। सिंपल सी रिएक्शन है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। इसमें अगर आप एच आई डालोगे तो हटेगा नहीं, कोई साइड रिएक्शन हो जाएगी, ये गलत है। सी यू सी एन डालोगे साइनेशन हो जाएगा, ये भी गलत है। एच टू ओ डालोगे या फिर इथेनॉल डालोगे, एच टू अगर आपने डाला ना तो यहाँ पर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आपने इसमें वाटर डाल दिया तो वहां पर से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन अगर आपने इथेनॉल डाला तो इथेनॉल सिंपली H प्लस जो है वो इसको प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर इथेनॉल डालने पे ही हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और N2Cl हट जाएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर्स फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, electrons are emitted with kinetic energy of this, what is the minimum energy needed to remove an electron from metal? H दिया हुआ है, C दिया हुआ है और N दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा लगाना है, क्योंकि वेवलेंथ दी हुई है, वेवलेंथ से हम उसकी एनर्जी तो निकाल ही सकते हैं एटलीस्ट। E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। लेमडा की जैसे ही यहाँ पे 300 नैनोमीटर वैल्यू पुट करोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, आई थिंक ये आपको समथिंग कुछ इस तरीके से मिलेगी, 6 × 10⁻² समथिंग -20 मिलेगी 1 मोल। अब हमको पता है हमको 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चाहिएगी, मॉलिक्यूल्स के लिए चाहिएगी, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रो नंबर से। तो एवोगैड्रो से मैं इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 × 6.626 और 10⁻⁻20 × 10⁻23। इससे ये कैंसिल होके 10⁻³ बच जाएगा सिर्फ, और 6 6 36 हो जाएगा। 10⁻³ हो जाएगा, ये 6 6 36.6 समथिंग कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई एनर्जी। अब यहाँ से हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। देखो 1.68 इंटू 10⁻5 की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की दी हुई है, ये अपने पास आ गई है टोटल एनर्जी। अब हम जो है आसानी से अपना फॉर्मूला लगा के माइनस करके आंसर निकाल लेंगे, ज्यादा हमको कोई दिक्कत आएगी नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा अपना ए। हाँ, अगर आपको जो है क्लास नोट्स वगैरह या फिर क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट करना है तो आप लोग क्रेयॉन्स ऐप पे जाके फोरेंसिक साइंस बाय प्रियांशी चैनल को, क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आपको सारा एक्सेस मिल जाएगा। और अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मैम के साथ जो है 1 to 1 एक सेशन बुक कर सकते हैं, तो उसमें आपको कंप्लीट करियर गाइडेंस भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से इनकरेक्ट हमको पता लगानी है। ओके, ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज। हाँ बिल्कुल डिफरेंट इन साइज तो होंगे ही, कंपेयर टू 4D, बिल्कुल 4D और 5 में भी साइज का तो डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये तो करेक्ट हो गई, मतलब तो ये इनकरेक्ट तो नहीं है, ये करेक्ट हो गई। ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप सिमिलर टू रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, शेप तो सेम ही होगी। इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी, बिल्कुल सबकी एनर्जी इक्वली रहती है जब तक कोई भी लिगेंड नहीं आता है ना। तो इनकरेक्ट तो अपना डी होना चाहिए। डी क्या बोल रहा है, द शेप्स ऑफ डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स आर सिमिलर टू ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आर सिमिलर, ये गलत है। देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप कुछ इस तरीके से होता है और डी जेड स्क्वायर का शेप कुछ इस तरीके से होता है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया और अपना करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इनमें से कौन सा रॉन्ग है। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। एंगुलर मोमेंटम 0 ही रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, तभी वो उसकी एनर्जी कम नहीं होती है ना। एन ऑर्बिटल इज डेसिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ऑर्बिटल तक पहुंचते पहुंचते हम 3 क्वांटम नंबर्स का यूज कर लेते हैं, फिर फाइनल क्वांटम नंबर जो है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन का दिखाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही 4th क्वांटम नंबर यूज होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एम फॉर डी जेड स्क्वायर इज 0, बिल्कुल करेक्ट है, डी जेड स्क्वायर के लिए 0 ही होता है, तो ये अपने लिए
रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट अपना एक ही बचा, फिर से डी। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3, तो ठीक है, पर ये पी में स्पिन उल्टी कर रखी है, इस स्पिन की वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन गलत हो गई। अगर ये ऐसे ऐसे और ऐसे तीनों को अपराइट ही रखता, सेम डायरेक्शन में स्पिन ही रखता, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स 4। n इज इक्वल टू 4 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? तो देखो, आसान है, हम लिख ही लेते हैं। 4s, 4p, 4d एंड 4f, है ना, यही पॉसिबल है। 4s के अंदर तो 1 ऑर्बिटल है, प्लस इसके अंदर 3 है, प्लस इसके अंदर 5 है, प्लस इसके अंदर 7 है। 7 + 5 12, 13 14 15 16, तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा? 16 एंड डी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आप लोग इनके जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट करना, और उससे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से होंगे वो पता लगा सकते हो। जितना मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो कैल्शियम 2+ जो है वो बिल्कुल आर्गन के जैसा ही होता है, और पोटेशियम पॉजिटिव भी बिल्कुल उनके बराबर ही होता है, क्लोरीन माइनस भी आर्गन ही होता है, तो ये सबकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बराबर ही आ रही है, तो आई थिंक डी जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। Na+ और Cl- तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, है ना। NO+ और NO भी नहीं हो सकते। Na+ Mg2+ हो सकता है, पर O- और F- नहीं हो सकते। O2- होता तो ठीक हो सकता था, इसलिए गलत हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ प्लेटिनम, हेक्सा, अमोनिया और क्लोरीन, चार बाहर। ठीक है। वर्नर्स थियरी के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया है। जैसे ही आप इसको वाटर के अंदर डालोगे तो कितने नंबर ऑफ आयंस जनरेट होंगे? तो देखो, ये चार अलग हो जाएंगे, प्लस ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा, तो 1 और 4। 1 + 4 टोटल कितने हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको। करेक्ट आंसर C5। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। इन सारे मॉलिक्यूल्स में से ऐसा कौन सा सेट है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? तो देखो, निकाल लेते हैं। BF3 का तो जीरो ही होता है, HF का जीरो नहीं होता, हटा दो। NF3 का जीरो नहीं होता है, ये भी चला गया। BF3, BeF2, CO2, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बिल्कुल इसका ही जीरो हो जाएगा। इसके अंदर सारे सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी का डाइपोल मोमेंट जीरो है। BF3 का जीरो ही होता है, बोरोन डाइक्लोराइड। BeF2 लीनियर अगेन जीरो, CO2 अगेन लीनियर जीरो, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन पैरा पोजीशन पे है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमको पता लगाना है। तो आप इसको MOT के बेसिस पे आप पता लगा सकते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो अगर जीरो आ जाता है, इसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता रियलिटी में। तो इसमें से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा He2। He2 के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 और सिग्मा 1s2, इसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इसका आ जाएगा जीरो। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ जाएगा, इसलिए इसके अंदर एक भी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसका मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबशन प्रोडक्ट CO2। अच्छा, सिंपल सा है। CO2 के जैसा सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर होता है? तो देखो, CO2 के अंदर तो हमको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन है ना। तो इनमें से किसके अंदर sp है? इथेन में नहीं है, इथेनॉल में नहीं है, इथीन में sp2 है, इथाइन में sp है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इथेन SiS3 का होल्ड BH3 आते ही अपने आप इथेन तो हो नहीं सकता था, तो C ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? द स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट ln k वर्सेस 1/t ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, द वैल्यू ऑफ EA।
अगेन हमको यहाँ से अरेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया गया है, k इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर माइनस ए बाय आर टी। अब इन्होंने हमको यहाँ पे लॉगरिथम ले लेना है इसका। एक बार ln ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से ln ले लोगे, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाय आर टी। इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो ln k वर्सेस t का, देखो उसने वही बोल रखा है, ln k वर्सेस t का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो कुछ इस तरीके से आता है ना, लीनियरली डिक्रीज होता हुआ आता है। और उसका जो स्लोप है वो होता है माइनस ई ए बाय आर, तभी नेगेटिव है। अब उसकी वैल्यू इसने दे रखी है ऑलरेडी, कितनी दे रखी है देखो, -5 × 10⁻³ तो इसका मतलब माइनस ई ए बाय आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, -5 × 10⁻³ आर की वैल्यू भी दी हुई है 8.314। दोनों को जब सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा इसमें पुट कर देना, करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन बढ़ना चालू हो जाएगा, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी अपने आप। तो करेक्ट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, विच लॉ एक्सप्लेन सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर गैसेस की सॉलिबिलिटी को एक्सप्लेन अपना हेनरी लॉ करता है। इसका पूरा रिलेशन डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन यूनिट में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं लाइव लेक्चर्स के दौरान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा है जो कि सही तरीके से मैच किया हुआ है। ऑक्साइड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, हालांकि ये पी ब्लॉक के भी इन्वॉल्व कर लिए तो थोड़ा आपको इग्नोर भी कर सकते हो। बेसिक ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड, एसिडिक और एम्फोटेरिक, ठीक है। ये तो एसिडिक ऑक्साइड में आते हैं, है ना, तो ये तो न्यूट्रल नहीं होंगे, ये गया। ये सारे बेसिक ऑक्साइड नहीं होते, ये भी गया। एसिडिक ऑक्साइड ये होते हैं बिल्कुल। SO2 जो है आगे जाके H2SO4 टाइप बना लेता है, ये भी आगे जाके अच्छे टाइप के एसिड बना लेता है, तो एसिडिक ऑक्साइड सी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए ऑर्डर पूछ रहा है, जस्ट हाफ फील्ड स्टेबिलिटी को ध्यान में रख लेना नाइट्रोजन के लिए। और बाकी कोई आपको दिक्कत मुझे नहीं लगता आनी चाहिए। नियोन का तो सबसे ज्यादा ही होगा, वो सभी में है, फ्लोरीन भी सभी में है। उसके बाद नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा या कार्बन आएगा। तो आपको पता है नाइट्रोजन के अंदर 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन होती है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी होती है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप एलिमिनेट हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद कार्बन आएगा या ऑक्सीजन आएगा, दोनों में ही ऑक्सीजन आ गया, कार्बन पीछे। उसके बाद बेरिलियम आएगा या बोरोन आएगा। तो बोरोन के अंदर 2s2 2p1 होता है और बेरिलियम के अंदर 2s2 2p2 होता है, तो बेरिलियम आगे आएगा, बोरोन पीछे आएगा। करेक्ट आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ से, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, in which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it। तो प्रॉपर्टी इसके सामने लिखी हुई है, हमको जस्ट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की मैक्सिमम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोल रहा था, द आयुपैक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स AgH2O का होल ट्वाइस और AgCN का होल ट्वाइस क्या होगा। सिंपल, आप रूल्स अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई साइनिडो अर्जेंटेट 1। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, ईडीटीए कैसे टाइप का लिगेंड है, यूनिडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है या हेक्साडेंटेड है। तो ईडीटीए जो होता है वो अपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को यूज करके कर सकता है, हेक्साडेंटिसिटी उसकी मैक्सिमम होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डीएन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके ओके ओके। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस किस केस में बनते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं करके ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला जाएगा इसका मतलब डेलो की वैल्यू जो है वो छोटी होगी
और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू ज्यादा हो। तो देखो डेलो की वैल्यू छोटी होनी चाहिए पेयरिंग एनर्जी से, तो करेक्ट आंसर यहाँ से सी आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कोबाल्ट H2O का होल 6 2 पॉजिटिव आयन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। कोबाल्ट के साथ अपना जो ऑक्सीजन वाला है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है, अगर आपको ध्यान हो तो। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी हो जाएगा, sp52। ऐसा स्ट्रॉन्ग फील्ड का तब बिहेव करता है जब +3 हो। ठीक है, +2 वाले में ये वीक फील्ड ही रहता है, इसलिए ये sp3d2 ही बना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज। ये देखो सिंपल सा डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन है। अगर आपको बोहर मॉडल का एक फॉर्मूला आता है, mvr = nh/2 पाई, और उसकी रेडियस वगैरह का फॉर्मूला आता है, तब आप इसको डेराइव कर सकते थे। कैसे डिराइव करेंगे? देखो पहले इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। कैसे डिराइव करेंगे इसको? इस तरीके से, mvr = nh/2 पाई होता है, यहाँ से हमको v की फॉर्मूला निकाल लेनी है। उसके बाद उसको काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर v का वैल्यू पुट करा, क्योंकि हमको वो ही निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी तो पूछी है। फिर जब अपने पास ये इक्वेशन आ गई, इसमें हमको r की वैल्यू पुट करनी है, यही क्रूशियल स्टेप था यहाँ पे। r की वैल्यू क्या होती है? a0 × n² / z। ठीक है, बोर मॉडल का सिंपल सारे फॉर्मूलाज है। जैसे ही आप इसमें r की वैल्यू पुट करोगे, और क्योंकि इसने सेकंड बोहर ऑर्बिट पूछा है, तो n की वैल्यू अपने आप 2 हो जाएगी। तो 4a0 जो है यहाँ से आ जाएगी r की वैल्यू, और जब इसको आप पुट करके सॉल्व करोगे तो h² / 32 पाई² ma0 का स्क्वायर आ जाएगा, विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? abundances of isotope 54 iron, 54 56 iron, 57 iron are 5%, 90% and 5%। okay, the atomic mass of iron। देखो परसेंटेज को सबको 0.5 0.9 और 0.5 कंसिडर करके सम करके डिवाइड कर लेना, इसके मास से मल्टीप्लाई कर लेना, आराम से एवरेज निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है उससे आ जाएगा। करेक्ट आंसर अपना 55.95। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा डायामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा? तो देखो O2 तो होता है पैरामैग्नेटिक, N2 जो है वो डायामैग्नेटिक होता है, C2 पैरामैग्नेटिक होता है या नहीं, ये आप लोग मुझे तुरंत से पहले बता दोगे। करेक्ट आंसर है होता है, तो डी हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अच्छा जी, O3 इज बेंट तो करेक्ट है। ओजोन इज वॉयलेट बैक इन सॉलिड स्टेट, ये भी करेक्ट है। ओजोन डायामैग्नेटिक होती है, ये भी करेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा NOCl एंड NO- आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बिल्कुल नहीं होता आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। Cl2, एक सेकेंड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कुछ इस तरीके से। तो इसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? लाइम एंड क्लोरीन। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला लास्ट क्वेश्चन है अपना, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3p ऑर्बिटल। देखो रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, ये होता है n - l - 1। 3p के लिए n की वैल्यू क्या है? 3 है, l की वैल्यू क्या है? 1 है, और 1 से माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने आ जाएंगे यहाँ से? 1, विच इज योर सी ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको कोई भी करियर रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, आप मैम का ये सेशन बुक कर सकते हैं, इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके, और आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलो।